बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्डन का चैप्टर नंबर 19 डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी ज़्यादा है क्योंकि इसमें कुछ ज़रा समझने की चीज़ें, याद करने की चीज़ें कम है इसके अंदर। बेसिकली थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं। पहले पैराग्राफ में वो बताते हैं कि जो हमारे पास नर्वस सिस्टम था, हमने देखा था वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन और मुख्तलिफ मैकेनिज्म से वो ब्लड फ्लो को और आर्टीरियल प्रेशर को रेगुलेट कर रहे थे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो बजाय इसके कि हम वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन से हालात को नॉर्मलाइज करें, तो ये तो टेम्प्रेरी चीज़ है। हम वीक टू वीक और मंथ टू मंथ चेंजेस के मुताबिक ब्लड वॉल्यूम और इन चीज़ों को भी रेगुलेट करते हैं। वो हम रीनल फंक्शन है, ये किडनी के फंक्शन के थ्रू करते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया। और ये जो किडनी के फंक्शन के थ्रू रेगुलेट करना है, ये बहुत प्रिमिटिव चीज़ है। प्रिमिटिव एनिमल्स में भी मौजूद थी, जिस तरह के हैग फिश के अंदर बताया है। बहुत इफेक्टिव है ये हैग फिश के अंदर। हैग फिश के अंदर बेसिकली जो आर्टीरियल प्रेशर है, आर्टीरियल प्रेशर है, वो काफ़ी लो होता है, 8 to 14 mmHg। इतना लो आर्टीरियल प्रेशर होता है, हालांकि वो कॉन्टिन्यूसली वाटर ड्रिंक, यानी बहुत ज़्यादा सी वाटर को ड्रिंक कर रही होती है। इतना वाटर ड्रिंक करेगी तो जाहिर बात है ब्लड वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसकी वजह से, और आर्टीरियल प्रेशर को रेज कर जाना चाहिए। लेकिन इतना वाटर ड्रिंक करने के बावजूद उसकी जो किडनीज हैं या जो एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म है, वो उतनी ही तेज़ी से वाटर को बॉडी से रिमूव करते चला जाता है, जिस वजह से उसका आर्टीरियल प्रेशर मेंटेन रहता है। तो इतना इफेक्टिव इसका मैकेनिज्म है कि ज़्यादा ड्रिंकिंग के बावजूद लो आर्टीरियल प्रेशर मेंटेन रह पाता है। तो हमने बाद में उन्होंने लिखा हुआ है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी अगर इससे ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना इफेक्टिव मैकेनिज्म तो है ही है। अब जब आर्टीरियल प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, आर्टीरियल प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से एक्सक्रीशन बढ़ जाती है और दोबारा ब्लड वॉल्यूम नॉर्मलाइज हो जाता है, तो प्रेशर के इंक्रीज करने से जो वाटर की एक्सक्रीशन का बढ़ना है, इसको हम कहते हैं प्रेशर डायूरेसिस। और प्रेशर के इंक्रीज करने से सॉल्ट की एक्सक्रीशन का बढ़ने को हम कहते हैं प्रेशर नाइट्रियूरेसिस। थोड़ा सा लिखा हुआ है, एन इंक्रीज इन द आर्टीरियल प्रेशर इन द ह्यूमन ओनली अ फ्यू mmHg कैन डबल द रीनल आउटपुट ऑफ वाटर और इट कैन डबल द रीनल आउटपुट ऑफ सॉल्ट। थोड़ा सी mmHg प्रेशर बढ़ने से ये डबल हो जाता है। तो ये उन्होंने जरा बताया था कि प्रेशर नाइट्रियूरेसिस और प्रेशर डायूरेसिस कितना ज़्यादा है। अगले पैराग्राफ में दोबारा उन्होंने नाइट्रियूरेसिस डायूरेसिस को एक दफ़ा फिर उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, थोड़ी सी फर्क वर्डिंग के अंदर, कुछ कॉन्सेप्ट का डिफरेंस नहीं है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वो बेसिकली रीनल यूरिनरी आउटपुट कर्व या रीनल फंक्शन कर्व क्या होती है। ये देखिएगा, ये वो कर्व है जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर आर्टीरियल प्रेशर होता है और वाई एक्सिस के ऊपर रीनल यूरिनरी वॉल्यूम या फंक्शन को दिखाया हुआ होता है। अब आर्टीरियल प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा होता है, हम देखते हैं कि यूरिनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। अगर आर्टीरियल प्रेशर 100 नॉर्मल है, जब आर्टीरियल प्रेशर ने ज़्यादा होना है तो साथ ही यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा क्यों हुआ है? क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो गया। आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हुआ, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा, इसका मतलब है यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ब्लड के वॉल्यूम को नॉर्मलाइज करेगा और आर्टीरियल प्रेशर को वापस अपनी औकात में ले आएगा। राइट। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एक्सपेरिमेंट उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। एक डॉग के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया कि उसके अंदर 400 ऑफ ब्लड को हमने इंजेक्ट किया, इन्फ्यूज़ किया उस डॉग के अंदर। बेसिकली इससे फ़र्क क्या पड़ा, इसके अंदर उन्होंने शो किया हुआ है। यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास टाइम है, ये जो रेड कलर की बार है, ये वो टाइम है जिसके अंदर हमने ब्लड को इंजेक्ट किया या इन्फ्यूज़ किया। इस टाइम के दौरान क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता गया तो तेज़ी से आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ किया हमारे पास। आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ किया सो कार्डियक आउटपुट भी बहुत इंक्रीज़ किया। मैंने आपको बताया था आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो यूरिन का आउटपुट भी इंक्रीज कर देता है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हुआ, जिस वजह से यूरिनरी आउटपुट भी इंक्रीज हो गई। यूरिनरी आउटपुट इंक्रीज हुई, ज़्यादा यूरिन से जितना एक्स्ट्रा फ्लूइड आया था हमने यूरिन के थ्रू रिमूव कर दिया। आर्टीरियल प्रेशर भी नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया, कार्डियक आउटपुट भी नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई। जब आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मलाइज हो गया तो अब यूरिन की आउटपुट भी नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो ये हमने एक मैकेनिज्म पढ़ा कि किस तरह से रेगुलेट करते हैं। एक छोटे से कॉन्सेप्ट की चीज़ देखिएगा कि जब आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे पास ग्लोमेरुलाई के अंदर प्रेशर फिल्ट्रेशन जो हो रही होती है, जो ग्लोमेरुलाई से फ्लूइड बोमेंस कैप्सूल में जा रहा होता है, ये प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है, जब आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, एज अ रिजल्ट ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये वैसे कॉन्सेप्ट को मैंने बताया। फिर आता है प्रेशर कंट्रोल। अच्छा, इसमें बेसिकली उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है कि ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये हमारे पास होती है रीनल आउटपुट कर्व, राइट। इसी तरह से इसी के ऊपर मैं एक प्लॉट करता हूँ इनपुट कर्व। अब आर्टीरियल प्रेशर के साथ इनपुट तो कम ज़्यादा नहीं होगी ना। आपका आर्टरी का प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पानी तो इतने पिएंगे ना, आपको तो नहीं पता होता कि प्रेशर कम ज़्यादा कितना हो रहा है। तो इनटेक को हमने ये कॉन्टिन्यूस लाइन, एक कॉन्स्टेंट लाइन बना दी कि ये उतने को उतना ही रहता है, ठीक है। वो पॉइंट जहाँ पे आउटपुट और इनपुट इक्वल हो जाए, यानी कि जो आपकी यूरिन से आउटपुट हो रहा है और जो वाटर का इनटेक हो रहा है या इनपुट हो रही है वो इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को हम कह देते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। उस पॉइंट पे हमारा जो आर्टीरियल प्रेशर होता है वो आमतौर पे नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर हमारी बॉडी में मौजूद होता है, ठीक है जी। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका इनपुट
और आउटपुट बराबर हो गया। अगर किसी भी वक्त आपका आउटपुट जो है, ये आउटपुट की कर्व है ना, आउटपुट जो है वो इनपुट से ज़्यादा हो गया, आउटपुट इनपुट से ज़्यादा हो गया, तो नतीजतन क्या होगा, आर्टीरियल प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैंने मिसाल दी कि किसी वजह से आपका जो आउटपुट है वो ज़्यादा हो गया, आउटपुट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। भाई इनटेक कम है, आउटपुट ज़्यादा हो जाए तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होने से आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाएगा, आर्टीरियल प्रेशर कम होगा तो वापस आउटपुट भी कम हो जाएगा, क्योंकि आर्टीरियल प्रेशर के बढ़ने से ही आउटपुट बढ़ रहा है और आर्टीरियल प्रेशर के कम होने से आउटपुट कम हो रहा है, या वाइस वर्सा, आउटपुट के बढ़ने से आर्टीरियल प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि रेगुलेट आर्टीरियल प्रेशर वापस 100 पे रेगुलेट हो जाता है। ठीक, जितना मर्जी हम बढ़ा लें, जितना मर्जी मैं किसी के अंदर अगर ब्लड को इंजेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा, रिजल्टेंटली आउटपुट भी बढ़ जाएगा और वापस उसको ले आएगा इक्विलिब्रियम पे और आर्टीरियल प्रेशर को भी इक्विलिब्रियम पे। तो जितना मर्जी बढ़ा दूं मैं, किसी का ब्लड वॉल्यूम इंजेक्ट कर दूं, वापस नॉर्मल पे आ जाता है। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं नियर इनफाइनाइट फीडबैक गेन प्रिंसिपल। नियर इनफाइनाइट फीडबैक गेन प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जितना मर्जी मैं बढ़ाया घटा रहा हूँ, ऑलमोस्ट वो मेंटेन कर रहा है अपनी इक्विलिब्रियम को। इसी तरह से अगर कम हो जाती है किसी भी सूरत में, आपका आर्टीरियल प्रेशर कम हो रहा है तो वो आउटपुट को भी कम कर देगा, आउटपुट कम होगी तो वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा और आर्टीरियल प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, वापस आ जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म आर्टीरियल प्रेशर। ये जो आर्टीरियल प्रेशर था, इसके जो 2 डिटर्मिनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो ये आउटपुट है और दूसरा इनपुट है। अगर मैं इनपुट को बढ़ा या घटा दूं या आउटपुट को चेंज कर दूं तो हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है इन 2 फैक्टर्स को। इसके अंदर उन्होंने शो किया कि हमारे पास जो रीनल आउटपुट कर्व है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो गई है। इसका क्या मतलब है कि उतने ही आर्टीरियल प्रेशर पे जो रीनल आउटपुट है वो कम हो गई है। मिसाल के तौर पे मैं 100 पे देखता हूँ तो नॉर्मल जो रीनल आउटपुट थी वो इनटेक के बराबर, इनपुट के बराबर थी, लेकिन इस एलिवेटेड प्रेशर वाली कर्व में जो रेड कलर की कर्व है इसमें 100 के ऊपर मैंने देखा कि इनपुट तो हो ही, आउटपुट तो हो ही कुछ नहीं रही। तो आउटपुट इनपुट के बराबर कब जाके हो रही है, 150 पे। तो एज अ रिजल्ट आर्टीरियल प्रेशर 150 पे मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आउटपुट बहुत स्लोली इंक्रीज कर रही है, कुछ मतलब कितनी ढीटी हो गई, आउटपुट इंक्रीज करने के लिए प्रेशर 150 तक ले जाना पड़ा, तब जाके आउटपुट इनपुट के बराबर हुई, तो एज अ रिजल्ट प्रेशर बढ़ गया। या फिर अगर आउटपुट कर्व नॉर्मली हो लेकिन इनटेक ही इतना ज़्यादा कर दूं, मैं पानी पीना बहुत ज़्यादा शुरू कर दूं, तो ये हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट फिर भी चेंज हो जाता है और आर्टीरियल प्रेशर को ये भी इफेक्ट कर सकता है। तो आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि इनपुट को या आउटपुट को चेंज करने से तो हम आर्टीरियल प्रेशर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को चेंज ना करें तो किसी सूरत भी आर्टीरियल प्रेशर चेंज नहीं किया जा सकता। तो लिखा हुआ है दैट इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज द लॉन्ग टर्म मीन आर्टीरियल प्रेशर टू अ न्यू वैल्यू विदाउट चेंजिंग वन और बोथ ऑफ द 2 बेसिक डिटर्मिनेंट्स। बेसिक डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको बता दिए कौन से हैं। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि ये जो एक्यूट, ये जो हम अभी तक कर्व डिस्कस कर रहे थे, ये वाली कर्व, ये थी एक्यूट चेंज, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो हम देख रहे हैं, जो आर्टीरियल प्रेशर में इंक्रीज हो रहा है उससे रीनल आउटपुट को क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो इसमें फर्क पड़ रहा है। क्रॉनिक के लिए अगर हम देखेंगे, लॉन्ग टर्म चेंजेस में अगर हम देखें तो किडनी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, या हम इस तरह कहते हैं कि आर्टीरियल प्रेशर के इंक्रीज करने से इन आउटपुट को जो रीनल आउटपुट है उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो क्रॉनिकली आर्टीरियल प्रेशर का इंक्रीज हैव मच ग्रेटर इफेक्ट ऑन द रीनल आउटपुट। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली शॉर्ट टर्म में हमने देखा आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज किया तो रीनल आउटपुट इंक्रीज किया, लेकिन थोड़ा बहुत इंक्रीज किया ना, 100 से 50 हुआ तो हमने देखा कि कितना इंक्रीज हो रहा है। या अगर 100 से 1 होता है तो फिर तो 100 से 101 हो जाएगा, तो फिर तो बहुत ही थोड़ा सा इंक्रीज आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं क्रॉनिक की कर्व देखूं तो 100 से 1 होने की सूरत में भी इंक्रीज कितना ज़्यादा आ गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है क्रॉनिकली? शॉर्ट टर्म में तो सिर्फ आर्टीरियल प्रेशर के बढ़ने से, जो मैंने आपको ग्लोमेरुला का कॉन्सेप्ट बताया था, उसकी वजह से यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर बहुत ज़्यादा देर के लिए आर्टीरियल प्रेशर थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ है तो लॉन्ग टर्म में एक तो डायरेक्ट इफेक्ट है ना जो ग्लोमेरुला पैर है, उसके अलावा नर्वस इफेक्ट्स भी हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आ रही होती हैं, जिनकी वजह से इतना ज़्यादा इफेक्ट आ रहा होता है, ग्रेटर इफेक्ट आ रहा होता है आउटपुट के ऊपर। तो दोबारा बता रहा हूँ, एक्यूट में आर्टीरियल प्रेशर का आउटपुट पे थोड़ा इफेक्ट होता है और क्रॉनिकली आर्टीरियल प्रेशर का आउटपुट पे मच ग्रेटर इफेक्ट होता है। वो क्यों ग्रेटर इफेक्ट होता है? क्योंकि आउटपुट पे डायरेक्ट इफेक्ट के अलावा नर्वस इफेक्ट भी होता है, हार्मोनल इफेक्ट भी होता है। अब हम नर्वस इफेक्ट और हार्मोनल इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो भी अपनी एक्टिविटी को चेंज कर रहा होता है आर्टीरियल प्रेशर के मुताबिक ही।
और इसी तरह से हमारे पास जो एंटी नेट्री यूरेटिक सिस्टम है, अब एंटी नेट्री यूरेटिक सिस्टम बेसिकली किस चीज़ को कहा हुआ है उन्होंने, मैंने बताया था प्रेशर नेट्री यूरेसिस क्या होता था, नेट्री यूरेसिस होता था कि जो आपका सॉल्ट था वो एक्सक्रीट हो रहा था, ठीक है। तो एंटी नेट्री यूरेसिस क्या होगा कि सॉल्ट की एक्सक्रीशन को रोका जाएगा, ठीक है, सॉल्ट की एक्सक्रीशन को रोका जाएगा। तो अगर किसी भी सूरत हाल में यहाँ पे क्रॉनिकली हमारे पास जो आर्टीरियल प्रेशर है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है, आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास एंटी नेट्री यूरेटिक सिस्टम जो है वो इनहिबिट कर दिया जाएगा। थोड़ी सी इनडायरेक्ट बात होगी ना, एंटी नेट्री यूरेटिक सिस्टम को इनहिबिट करने का मतलब नेट्री यूरेसिस का होना, ठीक है ना। एंटी नेट्री यूरेसिस को मैंने इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा, नेट्री यूरेसिस होना शुरू हो जाएगा। नेट्री यूरेसिस का मतलब क्या है, एक्सक्रीशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो आउटपुट को बढ़ाने के लिए एंटी नेट्री यूरेटिक सिस्टम को इनहिबिट भी किया गया। एक तो डायरेक्ट इफेक्ट है ना, इनडायरेक्टली हमने देखा हार्मोनल चेंजेस। अच्छा, ये जो एंटी नेट्री यूरेटिक फैक्टर्स हैं, सिस्टम है, इसको इनहिबिट किया जा रहा है। इसमें जो हार्मोन्स के नाम है वो एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन है, ठीक है। ये हार्मोन्स एंटी नेट्री यूरेटिक सिस्टम बना रहे होते हैं हमारे पास। अच्छा, इसी तरह से अगर ऑपोजिट इफेक्ट देखा जाए कि लॉन्ग टर्म में आर्टीरियल प्रेशर कम हो रहा है तो एंटी नेट्री यूरेटिक सिस्टम रेगुलेट होगा, मतलब स्टिमुलेट होगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता नेट्री यूरेसिस नहीं होने देगा, यानी कि सॉल्ट की एक्सक्रीशन कम होने देगा, ज़्यादा रिटेन करेगा, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज करके नॉर्मलाइज कर देगा। इसी तरह अगर आर्टीरियल प्रेशर कम है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट होगा, आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और अगर आर्टीरियल प्रेशर रेज किया हुआ है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी थोड़ा सा इनहिबिट हो जाता है और आर्टीरियल प्रेशर को वापस कम करने में हेल्प की जाती है। तो अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं। इसी चीज़ को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारे पास ये हार्मोनल इफेक्ट्स और नर्वस इफेक्ट्स जो हैं ये नॉर्मली काम कर रहे हैं, प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, तो फिर तो एक इंसान चाहे जितना अगर उसका सॉल्ट इनटेक बढ़ गया है, रोज़ाना ज़्यादा नमक खाना शुरू हो गया या रोज़ाना ज़्यादा पानी पीना शुरू हो गया है, तो ये जो मैकेनिज्म्स हैं ये आपके आर्टीरियल प्रेशर को नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि ये रेनल आउटपुट को इतना इंक्रीज कर देंगे कि आर्टीरियल प्रेशर को ये नॉर्मल ही रखेंगे। ये जो मैकेनिज्म्स हैं, कौन कौन से हमने जो हार्मोनल मैकेनिज्म पढ़े, नर्वस मैकेनिज्म पढ़े, तो इस वजह से हम कहेंगे कि वो जो आदमी है वो सॉल्ट इनसेंसिटिव है, यानी सॉल्ट को बढ़ाने या घटाने से उसके आर्टीरियल प्रेशर को फर्क नहीं पड़ रहा। तो दस मैनी पर्सन आर सेड टू बी सॉल्ट इनसेंसिटिव बिकॉज लार्ज वेरिएशंस इन सॉल्ट इनटेक डू नॉट चेंज द ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर किसी इंसान की किडनी में कोई इंजरी है, या ये जो हार्मोन्स थे एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन एंटी नेट्री यूरेटिक हार्मोन्स थे, जिसको मैंने कहा था यहाँ पे हमने इनहिबिट किया था, ये हार्मोन्स एक्सेसिवली सिक्रीट हो रहे हैं, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है, तो फिर क्या होगा, सॉल्ट का थोड़ा सा भी इंटेक करेंगे तो एंटी नेट्री यूरेटिक सिस्टम को हम इनहिबिट नहीं कर पाएंगे, एज अ रिजल्ट आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो सॉल्ट के इंटेक से आर्टीरियल प्रेशर बहुत आसानी से इफेक्ट हो जाएगा, इसको हम कहेंगे सॉल्ट सेंसिटिव। लिखा हुआ पर्सन्स विद किडनी इंजरी और एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ एंटी नेट्री यूरेटिक हार्मोन सच एज एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन हाउएवर मे बी सॉल्ट सेंसिटिव, ठीक है। अब वो डिस्कस करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके ब्लड को सॉल्ट सेंसिटिव कर देते हैं, यानी ब्लड प्रेशर को सॉल्ट के साथ ज़्यादा बढ़ने देते हैं, या आपका जो नॉर्मल मैकेनिज्म था उसको ख़राब करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेसिकली। अगर किडनी इंजरी हुई है, किडनी में कोई भी मसला आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है सॉल्ट की कमी ज़्यादती को किडनी रेगुलेट नहीं कर सकेगी, यूरिन को कम ज़्यादा करके सॉल्ट की वेरिएशन को नॉर्मलाइज नहीं कर सकेगी ये। तो किडनी की डिजीजेज या किडनी की इंजरी किस वजह से हो सकती है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है, डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है, या लिखा हुआ वेरियस किडनी डिजीजेज ऑल कॉज ब्लड प्रेशर टू बी मोर सेंसिटिव टू द चेंजेस इन द सॉल्ट इनटेक। इसी तरह से अगर कुछ ज़्यादा ही अरसे से सॉल्ट की इनटेक बढ़ी हुई है तो किडनी, मिसाल के तौर पे एक दिन एक्स्ट्रा सॉल्ट का इनटेक किया गया, किडनी ने नॉर्मलाइज किया, रेगुलेट कर दिया, अब बहुत अरसे से सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा है, किडनी बहुत अरसे से बड़ा एक्स्ट्रा काम कर रही है रेगुलेट करके, तो आहिस्ता आहिस्ता किडनी बेचारी वीक हो जाती है, किडनी डैमेज हो जाती है। इसके नतीजे में सॉल्ट सेंसिटिव हो जाएगा ब्लड आपका, यानी अब सॉल्ट ज़्यादा लेंगे तो ब्लड प्रेशर फ़ौरन इंक्रीज हो जाएगा। तो किडनी डैमेज की ये भी एक वजह होती है। फिर आगे अब वो अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसमें पढ़ रहे हैं फेलियर ऑफ इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू एलिवेट द लॉन्ग टर्म लेवल ऑफ आर्टीरियल प्रेशर इफ फ्लूइड इनटेक एंड रीनल फंक्शन डू नॉट चेंज। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास जो रीनल फंक्शन है वो
नॉर्मल है तो उस सूरत हाल में टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बढ़ाने से आर्टीरियल प्रेशर चेंज नहीं होता। अब आर्टीरियल प्रेशर का यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया हुआ है, अगर हम उसको डिस्कस करें, उन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास जो आर्टीरियल प्रेशर है, आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल्स टू द कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, तो कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ती है तो भी आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो भी आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास इंक्रीज कर जाता है। तो ये उन्होंने बताया आर्टीरियल प्रेशर इक्वल्स कार्डियक आउटपुट टाइम्स टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर बढ़ रही है लेकिन किडनीज में नहीं बढ़ रही, मतलब किडनीज के अंदर नॉर्मल ही है, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की बॉडी में बढ़ जाने के बावजूद आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज की है, आर्टीरियल प्रेशर थोड़ा सा ही बढ़ा है, तो फौरी तौर पे किडनी ने ज़्यादा एक्सक्रीशन करना शुरू कर देनी है, ज़्यादा वॉल्यूम को एक्सक्रीट करना है और आर्टीरियल प्रेशर को नॉर्मलाइज कर देगा। तो कुछ देर के लिए आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा लेकिन किडनीज का जो फंक्शन है वो उसको नॉर्मलाइज कर देगा। इसलिए उन्होंने कहा है फेलियर ऑफ इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू एलिवेट लॉन्ग टर्म लेवल ऑफ आर्टीरियल प्रेशर, क्योंकि कुछ देर के लिए तो बढ़ेगा ना आर्टीरियल प्रेशर, और फिर उस आर्टीरियल प्रेशर को किडनी अपने फंक्शन से रेगुलेट करके वापस नॉर्मलाइज कर देगी। तो लॉन्ग टर्म आर्टीरियल प्रेशर नहीं बढ़ेगा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने के बावजूद भी। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल कंडीशन थी, लेकिन अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस रीनल आर्टरी का भी चेंज हो जाए, यानी कि जो किडनी को ब्लड जा रहा है उसको भी ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है, तो फिर किडनीज के पास ब्लड जाएगा ही कम और किडनी का फंक्शन कम हो जाएगा, तो फिर आर्टीरियल प्रेशर बढ़ सकता है, फिर आर्टीरियल प्रेशर को फ़र्क पड़ सकता है। तो जो स्टेटमेंट उन्होंने लिखी वो लिखी दैट द चेंजेस इन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डू नॉट इफेक्ट द लॉन्ग टर्म लेवल ऑफ आर्टीरियल प्रेशर इफ फंक्शन ऑफ किडनी इज स्टिल नॉर्मल। अगर तो किडनी का फंक्शन नॉर्मल है तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बढ़ाने से आर्टीरियल प्रेशर में लॉन्ग टर्म चेंज कोई नहीं आने वाली, क्योंकि किडनी ने आर्टीरियल प्रेशर की चेंजेस को रेगुलेट कर लेना है, एक्सक्रीशन को बढ़ा घटा के किडनी जनाब रेगुलेट कर लेगी, आर्टीरियल प्रेशर में बदलाव नहीं आएगा। फिर फिगर 19.6 को उन्होंने डिस्कस किया। फिगर 19.6 में बेसिकली क्या शो किया हुआ है कि ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, वो दिखा रहे हैं कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन आपके पास जो आर्टीरियल प्रेशर है वो नॉर्मल ही रह रहा है। आर्टीरियल प्रेशर देखें तो वो नॉर्मल है, वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? आर्टीरियल प्रेशर। और जो रेड कलर की कर्व शो की हुई है उन्होंने कार्डियक आउटपुट की कर्व शो की हुई है। अच्छा, अभी ये कार्डियक आउटपुट की कर्व को समझाने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगी। डेफिनेट सी बात है ना, जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप करना शुरू हो जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगी। अब हुआ बेसिकली क्या, शुरू में देखिए ये यहाँ पर उन्होंने शो किया है, यहाँ पे टोटल मुख्तलिफ डिजीज़ का वैसे तो उन्होंने शो किया है, लेकिन मैं आपको एक ट्रेंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरू में टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम है, एज अ रिजल्ट आर्टीरियल प्रेशर को तो कम हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल्स कार्डियक आउटपुट टाइम्स टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम है, आर्टीरियल प्रेशर को कम हो जाना चाहिए, लेकिन किडनी क्या करती है, वो एक्सक्रीशन को कम करती है, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करती है, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है, तो कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं तो आर्टीरियल प्रेशर उतने का उतना ही रहता है, सेम रहता है। अच्छा, यहाँ पे देखें टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई ना, ये आगे जाते जा रहा है, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई है। एज अ रिजल्ट क्या किया जाता है कि ब्लड वॉल्यूम को कम करती है किडनी, एक्सक्रीशन ज़्यादा करती है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कार्डियक आउटपुट को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा इनकी प्रोडक्ट आर्टीरियल प्रेशर सेम रहता है। तो ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करके टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का असर आर्टीरियल प्रेशर पे नहीं होने देती किडनी, ये किडनी का कमाल है। ऑलराइट, अच्छा यही चीज़ जो है, अच्छा फिर वो जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर किसी भी सूरत हाल में किडनी के पास जाने वाले ब्लड को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है, रिनल रेजिस्टेंस आ जाती है, तो फिर प्रॉपर किडनी अपना फंक्शन नहीं कर सकेगी। तो इस चीज़ को उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया, मैंने पहले हालांकि बता दिया था, इट इज़ द इंक्रीज इन रिनल रेजिस्टेंस। अच्छा, फिर जो उन्होंने यहाँ पे बात बताई है उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसी सूरत हाल में, कि मैंने आपको बताया ना कि किडनी को अगर जाने वाला ब्लड ही कम हो गया है या रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है, तो फिर तो जाहिर बात है आर्टीरियल प्रेशर को फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इसमें कसूरवार टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस नहीं होगी। हम ये नहीं कहेंगे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बढ़ने से आर्टीरियल प्रेशर बढ़ गया, हम कहेंगे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से नहीं, बल्कि जो
किडनी को रीनल रेजिस्टेंस थी उसकी वजह से आर्टिफिशियल प्रेशर बढ़ा है। तो इट इज द इंक्रीज इन रीनल रेजिस्टेंस दैट इज द कल्प्रिट, नॉट द इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन अकॉर्डिंग टू द गाइडन। यानी ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपके पास किडनी है और ये आपके पास बाकी बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो टोटल पेरिफेरल, मैंने अगर आपको टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया है तो इनके डायमीटर्स कम होना शुरू हो गए, ठीक है। तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गई, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस तो बढ़ी लेकिन किडनी ने आउटपुट ज़्यादा कर दी जिस वजह से आराम से हमारे पास जो आर्टीरियल प्रेशर था वो रेगुलेट हो गया, ठीक। अब अगर तो हमने कहा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का आर्टीरियल प्रेशर पे कोई असर किडनी ने नहीं आने दिया, लेकिन अगर ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये भी तो आखिर एक ब्लड वेसल ही है ना, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इतनी हो गई अब इसको भी उसने नैरो डाउन करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब अगर ये भी नैरो डाउन हो गई और जो ब्लड किडनी के पास सही से जा ही ना सका तो फिर किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकेगी। फिर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बढ़ने से, चूंकि किडनी को तो ज़्यादा ब्लड जा ही नहीं पा रहा, रेजिस्टेंस है, रीनल रेजिस्टेंस है, किडनी से फंक्शन नहीं कर पा रही, तो हम कहेंगे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बढ़ने से ब्लड वॉल्यूम आर्टीरियल प्रेशर बेचारा इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे रीनल रेजिस्टेंस आ गई हुई है। तो इसमें कसूर रीनल रेजिस्टेंस का है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का नहीं है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को नॉर्मली आर्टीरियल प्रेशर पे असरअंदाज नहीं होने देती किडनी। ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर ली। फिर आता है इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम कैन एलिवेट आर्टीरियल प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है ये। देखिए उन्होंने आपको दिखाया कि इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया, नतीजा क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर ये आगे चैप्टर नंबर 20 में डिस्कस किया हुआ। ये बेसिकली जो आपका सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर जो फ्लूइड का प्रेशर है वो इंक्रीज कर रहा है। तो मीन सर्कुलेटरी फ्लूइड प्रेशर बढ़ गया। अच्छा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा था तो विनस रिटर्न ऑफ द ब्लड टू द हार्ट वो भी बढ़ जाएगा। जब हार्ट में ब्लड आ ज़्यादा रहा है तो निकलेगा ज़्यादा, तो हम कहेंगे कार्डियक आउटपुट भी बढ़ गई। कार्डियक आउटपुट बढ़ गई तो डेफिनेट सी बात है आर्टीरियल प्रेशर बढ़ गया। क्यों? हमने पढ़ा था ना आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट टाइम्स द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बढ़ने से तो आर्टीरियल प्रेशर नहीं बढ़ी भाई, क्योंकि किडनी ने बहुत अच्छा काम किया, हमने देख लिया। लेकिन कार्डियक आउटपुट के बढ़ने से, यहाँ पे हमने देखा कार्डियक आउटपुट के बढ़ने से आर्टीरियल प्रेशर बढ़ गया, और आर्टीरियल प्रेशर बढ़ा तो जाहिर बात है फिर यूरिन आउटपुट बढ़ेगा और यूरिन आउटपुट दोबारा इसको नॉर्मलाइज कर देगा फ्लूइड के वॉल्यूम को। तो ये हमने देखा कि इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो आर्टीरियल प्रेशर को और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। अच्छा, अब ये किस तरह से, ये जो कार्डियक आउटपुट ने आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ाया है, ये किस तरह से बढ़ाया है, इसके दो तरीके हैं। एक तो वैसे डायरेक्ट मैकेनिज्म है कि जब कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, हार्ट की पंपिंग बढ़ गई है, ज़्यादा ब्लड पंप किया जा रहा है, जाहिर बात है ब्लड वॉल्यूम बढ़ा है तो आपके पास आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ गई है तो आपके पास ये बढ़ गया। लेकिन एक दूसरा जो मैकेनिज्म है वो ऑटो रेगुलेशन का मैकेनिज्म है। ऑटो रेगुलेशन का मैकेनिज्म क्या है? बेसिकली हमने देखा था, पहले डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास ब्लड फ्लो किसी भी टिश्यू में इंक्रीज होता है तो लोकल मैकेनिज्म्स ये कोशिश करते हैं कि वेजो कंस्ट्रिक्शन के थ्रू ब्लड फ्लो को कम किया जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक मसल को थोड़ा 2 लीटर ब्लड चाहिए था, अब उसके पास चूंकि फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है, कार्डियक आउटपुट बढ़ गई है, तो उसके पास 2 लीटर के बजाय 3 लीटर ब्लड आना शुरू हो गया, ठीक। उसको तो पूरी बॉडी का नहीं पता, मसल को सिर्फ ये पता है कि यार मुझे 2 लीटर चाहिए, 1 लीटर फालतू आ रहा है। उसने क्या करना है, उसने वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कर देनी है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देनी है कि ब्लड कम आए। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गई, आर्टीरियल प्रेशर मजीद बढ़ जाएगा, आर्टीरियल प्रेशर में इंक्रीज आ जाएगा। जाहिर सी बात है जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ती है तो आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा होता है। तो फ्लूइड के वॉल्यूम ज़्यादा होने से कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होती है और फ्लूइड के वॉल्यूम ज़्यादा होने से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाती है। हालांकि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम होना चाहिए था, लेकिन हर टिश्यू देखता है कि भाई मेरे पास फालतू ब्लड आ रहा है, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कर लेते हैं अपनी अपनी ब्लड वेसल्स की। इसको हम कहते हैं ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो। ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो के नतीजे में टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ गई, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ गई, तो आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाता है।
तो यानी कि जब हमारे पास फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड, फिर जारी बात है ब्लड का फ्लूइड वॉल्यूम, तो फ्लूइड वॉल्यूम का इंक्रीज होने से हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कार्डियक आउटपुट दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं, जिसके नतीजे में आर्टीरियल प्रेशर बढ़ता है। आर्टीरियल प्रेशर बढ़ता है, जारी बात है यूरिन की आउटपुट बढ़ गई, यूरिन की आउटपुट बढ़ने से वॉल्यूम दोबारा नॉर्मलाइज हो जाता है। जब वॉल्यूम नॉर्मलाइज होता है सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है, डेफिनेट सी बात है। अच्छा, ये सारी चीज़ मैंने डिस्क्राइब किया आपको, ये यहाँ पे लिखी हुई थी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट इन द रीनल बॉडी फ्लूइड्स फॉर आर्टीरियल प्रेशर रेगुलेशन। अब बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि सॉल्ट का इंटेक इंक्रीज करना वाटर का इंटेक इंक्रीज करने से ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, यानी सॉल्ट का इंटेक इंक्रीज करने से आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा बढ़ने के इम्कानात होते हैं। क्यों? क्योंकि फालतू के वाटर को रिमूव करना बहुत आसान काम है, लेकिन फालतू के सॉल्ट को रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि जो फालतू का सॉल्ट है ना, वो कुछ ना कुछ पंगे ले लेता है। वो क्या करता है, जब हमारी बॉडी में सॉल्ट बढ़ा तो जो आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था, वहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। ठीक है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन मुख्तलिफ जगहों पे बढ़ने से क्या होता है, फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है, ये ऑस्मोलैरिटी या सॉल्ट कंसंट्रेशन वो इंक्रीज कर जाती है। जब सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है तो ये आपके जो ब्रेन में थर्स्ट सेंटर होता है उसको एक्टिवेट करता है। आपके ब्रेन में जो थर्स्ट सेंटर होता है उसको एक्टिवेट करता है, और थर्स्ट सेंटर की वजह से एक तो इंसान ज़्यादा पानी पीता है, प्यास लगी, ज़्यादा पानी पिया उसने, तो अब सॉल्ट के इंक्रीज करने से क्या हुआ, पानी भी इंसान ज़्यादा पी रहा है, जो कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाएगी। एक तो ये मसला बन रहा है हमारे पास। दूसरा मसला हमारे पास क्या बन रहा है, जब ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो ये एडीएच को सिक्रीट करवाता है, यानी ये हाइपोथैलेमस के ऊपर असरअंदाज होता है। जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये हाइपोथैलेमस को असरअंदाज करवाता है, और हाइपोथैलेमस को कहता है कि एडीएच को सिक्रीट करे, और एडीएच के सिक्रीशन से ज़्यादा कंसंट्रेटेड ब्लड बनता है हमारे अंदर। सॉरी, कंसंट्रेटेड ब्लड नहीं, कंसंट्रेटेड यूरिन, गलत बोल गया मैं। एडीएच के सिक्रीशन से यूरिन ज़्यादा कंसंट्रेटेड बनता है, यानी कि एक्सक्रीशन भी कम होती है। तो सॉल्ट के मसले मसाइल क्या हुए, जब सॉल्ट का इंटेक बढ़ा तो सॉल्ट आपके फ्लूइड वॉल्यूम में ज़्यादा आ गया, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई। अब सॉल्ट ज़्यादा है, फ्लूइड थोड़ा कम है। अब बॉडी को तो ये पता है कि कंसंट्रेशन बढ़ गई भी है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, रेशो बढ़ गई है। उसको ये नहीं पता है कि ये पानी की कमी से हुआ है या सॉल्ट की बहुत ज़्यादा होने से हो गया। उसको ये पता है कि यार सॉल्ट की जो वाटर की रेशियो है वो बढ़ गई है, तो क्या करेगा, थर्स्ट मैकेनिज्म चलेगा, और थर्स्ट सेंटर से कहेगा कि जनाब और पानी पियो, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, पानी ज़्यादा पी लिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसने जाके हाइपोथैलेमस को कहना है कि यार इस वक्त ना सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो यूरिन से कहो कि पानी को ज़ाया ना करे, पानी को बॉडी में रखने की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए हाइपोथैलेमस एडीएच प्रोड्यूस करेगा, किडनीज को कहेगा कि जनाब एक्सक्रीशन कम कराओ। तो एक तो सॉल्ट इंटेक हुआ है, वाटर का इंटेक ज़्यादा कर दिया, ऊपर से एक्सक्रीशन को कम कर दिया, तो नतीजा क्या होगा कि आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा। तो इसलिए हमने कहा कि सॉल्ट के इंटेक से आर्टीरियल प्रेशर को ज़्यादा फर्क पड़ता है एज कम्पेयर टू द इंटेक ऑफ वाटर। वाटर का तो इंटेक होता है तो आराम से निकल जाता है, कोई वाटर मसला मसाइल नहीं करता। अच्छा, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, मतलब ये नहीं है कि सॉल्ट के इंटेक से हमेशा आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। हाँ, अगर किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही फिर सॉल्ट के इंटेक से हमारा ब्लड वॉल्यूम और आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा रेज हो जाता है, वरना नॉर्मली जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो फिर किडनी ज़्यादा वॉल्यूम को निकाल देती है और काम को नॉर्मलाइज कर लेती है। अच्छा, फिर उसके बाद अब उन्होंने डिस्कस किया है कि क्रोनिक हाई ब्लड प्रेशर, यानी ज़्यादा देर के लिए हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या नुकसान होते हैं। पहले तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है, कि जी मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो उसका 150 तक चला गया, जिसका मतलब है हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 135 होगा इसका, इंस्टेड ऑफ इतना जो कि नॉर्मल है, 110 जो कि नॉर्मल है, और डायस्टोलिक उसका इतना हो गया जो। तो एक पूरा उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है, वो सिर्फ वैल्यूज़ हैं कि किसको हम रेज लेवल कहते हैं, नॉर्मल, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर और सर्कुलेटरी मीन सर्कुलेटरी प्रेशर क्या है, कि हम हाई ब्लड प्रेशर तब कहते हैं अगर इंसान का डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो 190 से बढ़ जाए, या सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है 135 से बढ़ जाए, या मीन आर्टीरियल वॉल्यूम जो है 110 से बढ़ जाए, तो हम कहते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर है। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर के जो लीथल इफेक्ट्स बॉडी के ऊपर आते हैं वो क्या क्या होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो क्या है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, बहुत वर्कलोड है हार्ट के ऊपर, ये हार्ट फेलियर की तरफ लीड कर सकता है या हार्ट डिजीज की तरफ लीड कर सकता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर ब्रेन के अंदर थोड़ी सी, जारी बात है, कोई ऐसी कंडीशन होती है जिनमें स्ट्रोक क्रिएट हो जाता है, तो स्ट्रोक के चांसेस भी हाई ब्लड प्रेशर में ज़्यादा होते हैं। स्ट्रोक की वजह से
कोई ऐसी ब्लॉकेज प्रोड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से आगे इस्कीमिया हो जाता है और कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो ब्रेन के टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ये फैटल हो सकता है या पैरालिसिस कॉज कर सकता है। तो ये स्ट्रोक दूसरा असर था, पहला हार्ट अटैक, दूसरा स्ट्रोक। तीसरा, ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से किडनीज़ की थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, किडनीज़ के कुछ एरियाज़ की डिस्ट्रक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से जब एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, किडनी को काम करने की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन अब किडनी के भी डिस्ट्रक्शन हो गई है। तो अब एक तो ब्लड प्रेशर पहले ही बढ़ा हुआ है, ऊपर से किडनी का काम भी कम हो गया, तो ब्लड प्रेशर मज़ीद लीथल हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम है ब्लड का वो ज़्यादा रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब किडनी वॉल्यूम को तो रेगुलेट कर कोई नहीं रही। तो इसको हम कहेंगे वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन। अच्छा, आगे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे डिस्कस किया है कि किया क्या, बेसिकली एक डॉग की एक किडनी को 70% मास रिमूव कर लिया और दूसरी किडनी कम्प्लीटली रिमूव कर दी, यानी किडनीज के फंक्शन को बहुत कम कर दिया। किडनीज भी आर्टीरियल प्रेशर को रेगुलेट तो कर रही थी ना, हमने डिस्कस किया था। अब किडनीज के फंक्शन को कम किया तो इस ग्राफ में देखा कि किडनीज के रिमूव करने के बाद थोड़ा सा आर्टीरियल प्रेशर जो वो इंक्रीज कर गया, ऑलमोस्ट 6 मिलीमीटर मर्क्यूरी आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज कर गया। अब ऊपर से पंगा क्या किया, एक तो बॉडी की जो काबिलियत है वो कम हो गई हुई है, उसके बाद उन्होंने इसको सॉल्ट सोल्यूशन देना शुरू कर दिया ड्रिंक करने के लिए। जब सॉल्ट सोल्यूशन दिया तो मैंने पहले बताया था कि जब सॉल्ट बॉडी में एकोमुलेट हो रहा है तो वो थर्स्ट सेंटर को भी स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो डॉग्स को ज़्यादा प्यास लगी, उन्होंने और ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दिया। एक तो पानी भी ज़्यादा पीना शुरू कर दिया, किडनीज का भी फंक्शन सही नहीं है, तो रिजल्टेंटली क्या हुआ, आर्टीरियल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लड का इतना ज़्यादा इंटेक किया, किडनीज तो इस काबिल है नहीं कितना ज़्यादा आउटपुट कर सकें, तो रिजल्टेंटली ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। ये वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन की एग्जांपल है। फिर हमने देखा कि जब नॉर्मल टैप वाटर दिया तो ठीक है, थोड़ी सी किडनी ने भी उस वाटर को रिमूव कर लिया आराम से, लेकिन दोबारा जब हमने सॉल्ट सोल्यूशन देना शुरू किया उसको, तो दोबारा आर्टीरियल प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। तो हमने यही देखा कि ये वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन की एक एग्जांपल थी कि इसके अंदर सॉल्ट सोल्यूशन जब दिया गया उस डॉग को जिसकी किडनीज का फंक्शन प्रॉपर नहीं था, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया ब्लड का वॉल्यूम, और जाहिर बात है वॉल्यूम इंक्रीज होने से आर्टीरियल प्रेशर। फिर आगे उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है, डिस्कस किया है। इसमें उन्होंने किया बेसिकली क्या है कि इसी एक्सपेरिमेंट में जो डॉग की कंडीशन है, इसी एक्सपेरिमेंट में जो आने वाली मुख्तलिफ चेंजेस हैं उनको डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं कि जब ये सब कुछ हमने किया तो उसमें चेंजेस क्या क्या आई बेसिकली। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में भी जाहिर बात है उन्होंने किडनीज को रिमूव किया। एग्जैक्टली डॉग वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन किडनीज को रिमूव किया उन्होंने। अब मुख्तलिफ चीज़ों पर क्या असर हुआ, किडनीज को रिमूव किया तो किडनी उस तरह से फ्लूइड को निकाल ना सकी। हमने देखा कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो फौरी तौर पे बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। फिर हमने कार्डियक आउटपुट देखी, कार्डियक आउटपुट फौरी तौर पे कितनी इंक्रीज कर गई। इसी तरह एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर गया। ये फ्लूइड ज़्यादा अंदर रह रहा है तो फ्लूइड वॉल्यूम तो इंक्रीज करेंगे ही करेंगे। अच्छा, लेकिन हमने देखा कि ये देखे ना, ये ऑलमोस्ट उतने टाइम में ये मैक्सिमम हुआ, ये मैक्सिमम हुआ, ये मैक्सिमम हुआ। आर्टीरियल प्रेशर कुछ देर बाद यहाँ पर जाके मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, आर्टीरियल प्रेशर देर से क्यों मैक्सिमम हो रहा है उसको हम इससे रिलेट करेंगे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ग्राफ से। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का ग्राफ हम देखते हैं कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस शुरू में कम हो गई। क्यों कम हुई? बेसिकली होता क्या है, जब आपके पास फ्लूइड इंटेक ज़्यादा है, किडनी काम कर नहीं पा रही, आउटपुट हो नहीं पा रहा, ब्लड का वॉल्यूम आपके पास बढ़ गया है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया है, आर्टीरियल प्रेशर बढ़ रहा है, आपके जो बेरो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो ब्रेन को जाके कहते हैं कि जनाब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रेशर को कम करने की जरूरत है, आर्टीरियल प्रेशर को कम करने की जरूरत है। तो आर्टीरियल प्रेशर को कम करने के लिए क्या करते हैं, वो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं। बेरो रिसेप्टर्स आपके वेसोमोटर सेंटर से कह रहा है कि आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा हो रहा है, आर्टीरियल प्रेशर को कम करने की जरूरत है। आर्टीरियल प्रेशर को कम करने के लिए टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर दिया जाता है। ये देखें, ये कम कर दिया गया, लेकिन बेरो रिसेप्टर्स का जो इफेक्ट था वो लॉन्ग टर्म नहीं था, शॉर्ट टर्म होता है। थोड़ी देर बाद बेरो रिसेप्टर्स भी आदी हो जाते हैं, नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो शुरू में हमने देखा कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुई थी, जिस वजह से आर्टीरियल प्रेशर यहाँ पे फुल पीक तक नहीं पहुंच सका। आर्टीरियल प्रेशर थोड़ा कम ही रहा, ये 40% हुआ ना मैक्सिमम, तो यहाँ पे अचानक 40% नहीं हुआ, क्योंकि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो रही थी, तो आर्टीरियल प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। फिर हार मान गए आपका बेरो रिसेप्टर्स भी, उन्होंने कहा चलो गोली मारो, बहुत देर हो गई है, फिर बेरो रिसेप्टर रीसेट हो जाते हैं, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो गई। एज ए रिजल्ट आर्टीरियल प्रेशर मैक्सिमम हो गया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर मैक्सिमम होने के बाद आर्टीरियल प्रेशर, कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है ना, कार्डियक आउटपुट तो नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई है,
ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है किडनीज थोड़ी हैं लेकिन कुछ ना कुछ फंक्शन तो कर रही हैं। कार्डियक आउटपुट, ये वॉल्यूम वापस ब्लड का कम होना शुरू हो गया, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया। जब वॉल्यूम कम हुआ तो कार्डियक आउटपुट भी नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई। जब कार्डियक आउटपुट नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई तो आर्टीरियल प्रेशर को भी तो नॉर्मलाइज होना चाहिए था, लेकिन आर्टीरियल प्रेशर उस तरह से नॉर्मलाइज नहीं हुआ। उसकी क्या वजह है? कार्डियक आउटपुट तो कम हो रही है लेकिन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस अब बढ़ती चली जा रही है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की बढ़ने की क्या वजह है? असल में उसको बढ़ना यहाँ पे चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बेरोरिसेप्टर रिस्पांस बड़ा अच्छा था। जब बेरोरिसेप्टर रिस्पांस आहिस्ता आहिस्ता सोना शुरू हुआ है तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ने बढ़ना शुरू किया। अगर बेरोरिसेप्टर रिस्पांस ना होता तो यहाँ पे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाती और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज किया है, तो आर्टीरियल प्रेशर तो बहुत बड़ा इंक्रीज आता आर्टीरियल प्रेशर में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब कार्डियक आउटपुट ज्यादा थी तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बेरोरिसेप्टर ने कम रखा हुआ था। बेरोरिसेप्टर ने किसी तरह आर्टीरियल प्रेशर को संभालने की कोशिश की। उसके बाद जब कार्डियक आउटपुट नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया तो बेरोरिसेप्टर भी हार मानना शुरू हो गया। हालांकि इस वक्त कम रखता तो कोई बात भी बनती, लेकिन बेरोरिसेप्टर हार मान गया, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गई। एज अ रिजल्ट आर्टीरियल प्रेशर जो है वो हाई रिटेन रहा। कुछ पॉइंट्स मैंने उस तरीके से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किए कि ये जो कार्डियक आउटपुट है ये वापस नॉर्मलाइज किस तरह से हुई है। तो ये कार्डियक आउटपुट, हालांकि आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा है, कार्डियक आउटपुट नॉर्मलाइज हुई है आपकी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन से। हमने लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में पढ़ा था ना कि वैस्कुलैरिटी बढ़ना, जब इतनी देर ब्लड फ्लो ज़्यादा रहता है तो वैस्कुलैरिटी बढ़ना शुरू हो जाती है आपके टिश्यूज के अंदर। तो वैस्कुलैरिटी बढ़ गई है तो लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो रेगुलेशन की वजह से कार्डियक आउटपुट नॉर्मलाइज हो गया है। और ब्लड वॉल्यूम नॉर्मलाइज किस तरह से, मैंने आपको बताया कुछ ना कुछ आखिरकार किडनी ने फंक्शन करना शुरू, कुछ ना कुछ तो किडनी ने फंक्शन किया ना। जाहिर बात है इतनी जैसे आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा है तो किडनी ने फंक्शन किया और ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मलाइज कर दिया, जो थोड़ी बहुत किडनी रह गई थी उसी ने। अच्छा, लेकिन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम भी किस तरह नॉर्मलाइज हुआ? जाहिर बात है जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड का जो कैपिलरीज में प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो कैपिलरीज के अंदर आएगा, जाहिर बात है, तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा और जब ब्लड वॉल्यूम तो किडनी के थ्रू कम हो जाएगा, तो ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। लेकिन आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हुआ हुआ है, क्यों? क्योंकि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आर्टीरियल प्रेशर रेज्ड है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बेरोरिसेप्टर्स ने अब रीसेट हो गए हैं, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। हुआ बेसिकली अब क्या, हमने कहा कि सेवरल वीक्स आफ्टर द इनिशियल ऑनसेट ऑफ द वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन, इसके बाद कई हफ्तों बाद असरात क्या हुए? हाइपरटेंशन के आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट रिटर्न ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट बैक टू नॉर्मल। वो क्यों हुई मैंने आपको बता दिया। एक पॉइंट वो और एंड में डिस्कस करते हैं कि ये जो हमने देखा है कि टोटल ये जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस में इंक्रीज है, वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं कहेंगे कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के इंक्रीज की वजह से आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हुआ है। हकीकत में अगर देखा जाए तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस खुद इंक्रीज ही आर्टीरियल प्रेशर के इंक्रीज की वजह से हुई है। क्यों? बेसिकली देखें, मैंने आपको बताया था कि बेरोरिसेप्टर्स रीसेट हो जाते हैं। काफ़ी अर्से तक शुरू में कोशिश की थी उन्होंने आर्टीरियल प्रेशर को ठीक करने की, लेकिन जब आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा ही रहा तो फिर बेरोरिसेप्टर ने समझा कि शायद हम ही पागल हैं यार, आर्टीरियल प्रेशर होना ही इतना चाहिए था, तो फिर बेरोरिसेप्टर ने काम छोड़ दिया और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ी है आर्टीरियल प्रेशर की वजह से, आर्टीरियल प्रेशर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से नहीं बढ़ा। ठीक है, तो ये वैसे तो दोनों साथ साथ हो रहे हैं, लेकिन अगर हम कल्प्रेट देखें तो आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा रहा था जिस वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गई। फिर जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ी तो आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ने का बहाना मिल गया। लेकिन यहाँ पे आर्टीरियल प्रेशर का ज़्यादा होना बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स को रीसेट करता है। आगे की जो बात है, वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन इन पेशेंट्स हु हैव नो किडनीज बट आर बीइंग मेंटेन्ड इन बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, इस कॉन्सेप्ट को हम इंशाल्लाह इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।